ऐसे समय में जब बौराया हुआ है पुतिन, आज उसने कह दिया कि ये जो हमारा तो अपना देश हो गया, ये हमने तो कब्जा कर लिया है। वो यूरोपियन यूनियन जब बात करता था, ये जर्मनी भी यूरोप में आता है, जर्मनी कोई अफ्रीका में नहीं आता है। तो यूरोपियन यूनियन ने इसकी बात कितनी मानी है, जर्मनी ने कितनी मानी, इसको भी समझिए। मनीष जी, ये जो इसका बयान है कि मैं नाटो को नहीं मानता, मैं यूएन को नहीं मानता, मैं फलाने को नहीं मानता, मैं डिमाके को नहीं मानता, ये अपने आप अपनी असफलता का ढोल पीट क्यों नहीं मानता? उसमें ये अपने परिवार के, अपने खानदान के लिए, अपने लौंडे के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भतीजों के लिए, ये वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री मोदी नित नए नैरेटिव तैयार करें कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये हमारा न सिर्फ ये मंच नैरेटिव वार ही है, इस देशघाती नैरेटिव को काटने के उद्देश्य से हम इस मंच पर एक्टिव हैं, भारत द्रोही नैरेटिव को काटने के लिए। प्रधानमंत्री भी ऐसे ही कहते हैं ना कि भारत घाती, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। आज अहमदाबाद की तस्वीरें आई तो देखा गया कि जर्मन चांसलर का हमें पता चला कि पहला जो दौरा है उन्होंने भारत का किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राजकीय भोज भी अहमदाबाद में दिया और तस्वीरें इतनी सुंदर सुंदर आई कि लगा कि एक कई तरह के संदेश उस पागल होते ट्रंप को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ट्रंप को तमाचा है। ये फ्रेम देखिए, जब से पुतिन और मोदी का ये फ्रेम चर्चा में आया तब से देखिए इसकी भी जरूरत नहीं थी। एक एक कहते ना कि एक फ्रेम कई हजार शब्द बोलता है। उसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद की सड़कों पे निकले उन्हीं चांसलर के साथ और सबसे शानदार ये था कि दृश्य देश ने देखा कि पीएम ने एकदम अलगे अंदाज में जर्मन चांसलर के साथ आज पतंग उड़ा रहे थे। साबरमती आश्रम में भी थे, क्योंकि गांधी अब निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक प्रतीक के रूप में है। फिर वो साबरमती आश्रम में थे। जर्मन चांसलर का आमतौर पे अहमदाबाद, वो आप देखेंगे खास लोगों को अहमदाबाद आमतौर पे बुलाते हैं। चीन के राष्ट्रपति को वैसे ही बुलाया था, रसिया के पुतिन को भी। ये ऐसे समय में जब बौराया हुआ है पुतिन, आज उसने कह दिया कि ये जो हमारा तो अपना देश हो गया, ये हमने तो कब्जा कर लिया है। अब इसका पूरा तेल अब हमारा है, वेनेजुएला का। हम एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गए हैं वेनेजुएला का। हाँ, आमतौर पर इस तरह की हरकतें छिछोड़े लोग करते हैं ना, मतलब गंभीर लोग। कभी आप क्लासरूम में भी, स्कूल लेवल पे भी लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते कि मेरा हो गया। ये छिछोड़े चिरकुट टाइप के लोग, गुंडे मवाली टाइप के लोग इस तरह हरकतें। वेनेजुएला का मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, मतलब दुनिया का सबसे प्रभावशाली राष्ट्र के तुम राष्ट्रपति हो और तुम कह रहे हो कि वेनेजुएला का मैं एक्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट हूं। और इतना ही नहीं, उसने आज नाटो ताटो सबको गरिया दिया। याटो नाटो पाटो कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं मानता, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं मानेगा, अमेरिका ही यूएन नहीं मानेगा, नाटो नहीं मानेगा और कह रहे मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। तो क्या यहां से ये जो थप्पड़ है क्या एक किसी तरह का, जो पागल होते मतवाले होते ट्रंप को दिया गया है? जर्मन चांसलर की यात्रा बहुत बड़ा थप्पड़ है, लेकिन उससे पहले जरा इसके पागलपन की सीमा बता दूं कि चलिए, वेनेजुएला के लिए तो इसने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। बकायदे अपने जो ट्रुथ सोशल कौन सा अपना बनाया है, जो अपने ही बनाया है, वो सोशल मीडिया अकाउंट का जो पूरा ऐप है उसी पे उसने डाला। लेकिन मनीष जी, इसने आज एक और नीचता की हद करी है और वो बड़ा संदिग्ध है मामला कि वेनेजुएला के कुछ जो गार्ड है उसको कुछ लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कुछ सच बोल रहे हैं, भगवान जाने। उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल किया गया कि हम बेहोश हो गए, हमें खून की उल्टियां आने लगी। यहाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन जरा आज इसने एक देश को और धमकाया है, क्यूबा को। क्यूबा को इसने धमकाया है और क्यूबा को इसने किन हालातों में धमकाया, दर्शकों से कहूंगा जरा सा आप सर्च करके पढ़िए कि क्यूबा में एक अज्ञात वायरस है जिसके बारे में कोई नहीं जानते अभी तक। डॉक्टर मेडिकल साइंस में उसका कहीं जिक्र नहीं है। उस अज्ञात वायरस ने क्यूबा पर हमला किया और 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। वो प्राकृतिक आपदा से वो जूझ रहा है देश और उसको इसने आज धमकाया है। अगर हमसे डील नहीं करोगे तो आओ, फिर तुम वेनेजुएला तुम पे भी हमला करेंगे। सीधा सीधा संदेश ये दे रहा है। तो ये सोच लीजिए आदमी कितनी नीचता पे उतर आया, पागल हो गया है। सत्ता के मद में जो ताकत इसको पा गया जो ताकत इसको मिल गई है उसमें ये पागल हो रहा है। अन्यथा ऐसे देश की मदद करने के बजाय उसको धमका रहा है
और क्यूबा इस समय बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि वो उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिल रहा वहां के डॉक्टरों को, या जो वहां पे पूरी जो मेडिकल व्यवस्था है, तो वो अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए तरस रहा, और ये उनको धमकी देने में जुटा है। तो ये तो है इसका, मैंने कहा ना, इसका पागलपन कह लीजिए, राक्षस रूप ये है। लेकिन मनीष जी, इसको थप्पड़ मैं क्यों कह रहा हूँ जर्मन चांसलर की ये यात्रा, जरा दर्शक समझे मनीष जी, कि इसने अगस्त में टैरिफ लगाया था, ये इतना तिलमिलाया बिलबिलाया कि आज इसको चौथा थप्पड़ मारा है प्रधानमंत्री मोदी ने। 3 थप्पड़ हम लोग आपको रोज गिनवा रहे हैं, और लगातार एक एक करके सामने आ रहे हैं। आज जो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होना चाहिए था, जब इसने टैरिफ लगाया था, तो इसने खुद अपना टैरिफ नहीं लगाया था, इसने पूरी दुनिया को संदेशा दिया था। वो जो खासकर यूरोपियन यूनियन को संदेशा दिया था, इंग्लैंड को अलग संदेशा दिया था, सबको, दुनिया भर को, कि सब लोग इसके ऊपर टैरिफ लगाओ, हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाओ और इसको तबाह कर दो। और अगस्त में इसने टैरिफ लगा दिया था। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हो गए। मैं नवंबर तक क्यों बोल रहा हूँ, तो 3 महीने तिमाही में वैसे भी आते हैं रिजल्ट। तो अब आप समझिए कि इसके टैरिफ लगाने के बाद जो 2024 में भारत ने जितना एक्सपोर्ट किया था, उससे 5% ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 महीनों में किया है। जब इसके टैरिफ लगाने के बाद हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट का जो बिल है वो इससे ज्यादा है। तो अपने आप समझ सकते हैं कि इसके डोनाल्ड ट्रंप का जो नशा चढ़ा था, जो गांजा पिए था ये, कि टैरिफ लगा के हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा, तो हिंदुस्तान उससे 5% आगे है पिछले साल की तुलना में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा थप्पड़ मारा है, तुम्हारी औकात नहीं, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ेगा। और जर्मन चांसलर, वो यूरोपियन यूनियन जब बात करता है, तो ये जर्मनी भी यूरोप में आता है, जर्मनी कोई अफ्रीका में नहीं आता है। तो यूरोपियन यूनियन ने इसकी बात कितनी मानी, जर्मनी ने कितनी मानी, इसको भी समझिए। क्योंकि अभी नवंबर तक का डाटा आया, इसलिए मैं नवंबर बता रहा हूँ, दिसंबर का डाटा मेरे ख्याल से जनवरी में आएगा। तो ये भी समझिए, अगस्त में जब इसने लगाया है टैरिफ, उसके बाद जो जर्मनी को एक्सपोर्ट किया है हिंदुस्तान ने, वो पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा है। 9%, 9.3%, यानी करीब 10%। तो अपने आप जर्मनी ने जो ये बिजनेस किया है, ये अपने आप में पता था कि डोनाल्ड ट्रंप को इस समय दुनिया अपने ठेंगे पे रख रही है। वो छोटे मोटे देशों को डरा रहा है, धमका रहा है, जहां पे महामारी आ गई वहां पे डरा धमका रहा है। जर्मनी को क्यों नहीं धमका रहे हो? जर्मनी जितना धंधा उसने पिछले साल किया था ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद, उससे 9.3% ज्यादा का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान ने जर्मनी को किया है। तो अपने आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी औकात है, इस अमेरिकन भालू की, और दुनिया के देश इसको कितनी तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अब मैं जरा एक मूल मुद्दे पे आता हूँ, कि आज का दौरा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके चेहरे पे झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। ये पृष्ठभूमि आपको बताना बहुत जरूरी था, कि ये इन 3 महीनों में 10% ज्यादा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान ने किया, यानी जर्मनी 10% ज्यादा माल खरीद रहा है हिंदुस्तान से। और आज वो जो जर्मन चांसलर अहमदाबाद में आए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने पतंग भी उड़ाई, उसके बाद मनीष जी 19 समझौते हुए हैं, व्यापारिक 19 समझौते। तो ये 19 समझौते क्या एक दूसरे को तबाह करने के लिए हुए हैं? ये 19 समझौता, एक समझौता भी अगर होता तो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे जोरदार थप्पड़ होता। एक नहीं, 19 तमाचे मारे हैं जर्मन के चांसलर ने। इसके टैरिफ का बड़ा प्रभाव पड़ रहा होता। ये जो क्या बोलूं, इसको मोगेम्बो बनने की कोशिश कर रहा है दुनिया में, इसको एक तरह से ठेंगे पे रखे हैं दुनिया के देश, ठेंगे पर। और अभी तो जर्मनी की शुरुआत है। जर्मनी ये इसकी तरफ बौरा दे रहे कोई, इन दोनों नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो और चाहे हो जर्मनी के चांसलर, इन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया। हो सकता है अकेले कोई बात की हो, वो तो पब्लिक में तो नहीं बोलेंगे। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का कोई जिक्र नहीं किया। और मैंने आपको पिछले 3 महीने का बताया कि बिजनेस का बिल क्या बता रहे हैं। और आज 19 समझौतों पर दस्तखत करने का मतलब कि पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नकार दिया कि तुम जो दुनिया को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम अपना काम करो। हम दोनों देश जो अपने हमारे हित होंगे, जो हमारे देश के हित होंगे, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अपने आप समझ तो रहा होगा, वो समझ रहा होगा, और इसीलिए तिलमिला बिलमिला रहा है कि जिस भारत को तबाह करने निकला था, वो भारत पिछले साल की तुलना में 5-10% आगे की स्पीड में चल रहा है।
और न समझौते कर रहा है दुनिया के देशों से। जर्मनी कुछ छोटा देश नहीं है। तो अपने आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर औकात बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने कामों से, उसकी तरह लफाजी नहीं कर रहे, तो केवल उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज ही बौखला करके ये नाटो फाटो कुछ नहीं है, इस तरह की हरकतें करने लगा। जो हम लोग जिस पॉइंट पे आ रहे हैं कि क्या ये शोभा देता है कि अमेरिका जैसे, कम से कम ट्रंप तो मान लीजिए चिरकुट है, अमेरिका तो एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, आज भी है ना, इसमें कोई दो मत नहीं, कभी भी नंबर वन है वो। एक नंबर वन देश का सुप्रीमो कहता है कि हम तो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। मतलब इस तरह की हरकतें के लिए वो दूसरे देशों को सजा देना चाहता है। इराक ने कुवैत में, कोई इराक घुस गया तो कुवैत, इराक को दंड दिया गया। ओसामा बिन लादेन वाले मामले में तो अमेरिका जो चीजें दूसरे के लिए करता रहा, ये तो इंटरनेशनल गुंडे की तरह हरकतें करने लगा ना कि हम एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, हम नाटो फाटो नहीं मानते, हम यूएन नहीं मानते। तो मुझे लगता है क्या ये सब चीजें, ऐसा लग रहा है कि चूंकि वो छोटा देश होता तो कोई उसका कान ममोड़ देता। होता है ना कि भाई एक कहावत है कि भेष देख देख के भीख दिया जाता है। लोग थोड़ा सब्र कर रहे हैं इस पर। अमेरिका को कहां ये पहुंचा रहा है इस तरह से। सब्र नहीं कर रहे मनीष जी। ये जो इसका बयान है कि मैं नाटो को नहीं मानता, मैं यूएन को नहीं मानता, मैं फलाने को नहीं मानता, मैं ढिमाके को नहीं मानता, ये अपने आप अपनी असफलता का ढोल पीट रहा। क्यों नहीं मानता? क्योंकि नाटो इसका खुलकर विरोध कर रहा है। जो कह रहा है कि तुम ये जो कुछ हरकतें कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम तो और पूरा खुल के विरोध वो कर रहे हैं। वही हालत ये यूएन की है। यूएन ने भी इसकी भरपूर निंदा की। यूएन को उसका फौज तो है नहीं कि यूएन की फौज आके यहाँ उतर जाएगी। तो वो लोग अपना इसके साथ मिलकर ढोल नहीं बजा रहे, इसके ढोल के मंजीरे की तरह नहीं बज रहे इसके ढोल के साथ। उसका वो इसको बड़ा खल्ला। प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नाराज है? प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ इसलिए नाराज है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको खुश करने के लिए झूठ बोल देते कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कराया भारत पाकिस्तान के बीच और इसको नोबेल प्राइज दे दो, इतना बोल देते तो ये बड़ा प्रसन्न हो जाता। तो ये मैंने कहा ना, ये पागल हो चुका है, विकसित हो चुका है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा व्यक्ति और इतनी नीच बातों पे इस तरह के आचरण कर रहा है, तो ये अपने बड़े बुरे अंत की तरफ बढ़ रहा है। और मैं फिर कहूंगा मनीष जी, दर्शकों से कि जरा पढ़िए हिटलर का इतिहास। मैंने उस दिन जो कहा था कि ये हिटलर की याद दिला रहा है, ये हिटलर के हश्र की तरफ भी बढ़ रहा है। ये हिटलर के हश्र, इसको हर आदमी गलत लग रहा है। पूरी दुनिया में स्वयं को अकेला आदमी मान रहा है कि मैं ही बस सही हूँ। नाटो भी गलत है, यूनाइटेड नेशन भी गलत है, जर्मनी भी गलत है, भारत भी गलत है, फ्रांस भी गलत है। फ्रांस के राष्ट्रपति को पता नहीं कितनी गालियां दे चुका है। ये हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा बदतमीजी इसने की वहां पे। तो ये पूरी दुनिया को जो गाली दे रहा है, तो पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ है। वो कोई आदमी इस तरह से लड़ने के मूड में नहीं है जैसे ये नंगा ही उतर आया है। लेकिन ये अभी इसका बुखार उतरेगा मनीष जी, थोड़ा इंतजार करिए। उस कंडीशन में जब ये अपने आप को नाराजगी दिखा रहा भारत से, प्रधानमंत्री मोदी से, उस समय ये तस्वीर, यदि इसको कंक्लूड करने के समय हम लोग आए, उस समय जर्मन चांसलर का भारत आना और भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, उसके बाद ये पतंगबाजी, उसके बाद एक बिंदास अंदाज, वो भी यूरोपियन देशों का एक सिरमौर देश के साथ, जैसे पुतिन ने मोदी का सम्मान बढ़ाया, जैसे नहीं चीन के मनीष जी, साथ जो चीजें मैं आई। इन फोटो को मैं महत्व नहीं देता। फोटो तो हमेशा इसी तरह खिंचवाई जाती हैं। तो मगर इन फोटो का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, मैंने कहा ना कि पिछले साल से 10% ज्यादा धंधा और उसके अलावा 19 समझौते करने के बाद दोनों का एक फोटो में हाथ मिलाना और इस तरह से भोज करना, तो वो अपने आप में बता रहा है कि संबंध कैसे हैं। और दोनों लोग मिलकर उस डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी, फलानी धमकी, दिमागी धमकी, उसको कितना वजन दे रहे हैं। तो इसलिए फोटोएं भी महत्वपूर्ण है, वो भोज भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जो पतंग उड़ाना है वो भी महत्वपूर्ण है। कि ये बताता है मनीष जी को, जो 19 समझौते में कोई डर दबाव उसमें नहीं हुए हैं। वो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अपने अपने भले के लिए किए हैं। तो ये वो दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे थे जो अपने अपने देशों के हितों के लिए थे। ये कोई पागल नहीं मिल रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि उसको सिर्फ अपना नजर, अपना परिवार और स्वयं मैं, मेरी ईगो हर्ट हो रही है, मेरी ईगो शांत हो रही है कि नहीं। उसके लिए वो अमेरिका को तो तबाह कर ही रहा है और उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया को तबाह करने में जुटा हुआ है वो। बिल्कुल ऐसे दरबारी जी कह रहे हैं कि इस सब कंडीशन के बाद भी
ट्रम्प स्टील अमेरिकन बैंक आर इन बिग क्राइसिस। ये इस हाँ कंडीशन में और पूरी हाहाकार मचा हुआ है, अमेरिका की सड़कों पे लोग ये चीजें देख रहा है। तो ये देख रहे समझिए, हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी गुंडागर्दी से अमेरिकी गुस्सा को ये ठंडा करना चाह रहा है, लेकिन मैं माहौल इसके मेरा खिलाफ पूरा मेरा गर्म है। अपना मानना, अभी अभी इस तरह की कोई रिपोर्ट आई नहीं है मनीष जी, मगर देखिए मेरे ख्याल से आएगी जरूर। कि ये इसने अमेरिका को भी उठाकर किनारे रख दिया है। ये वेनेजुएला पे हमला इसने सिर्फ जानबूझ के किया है कि वहां के कुओं पर अमेरिकी कंपनियां राज करेंगी। तो इतनी तो इसकी औकात नहीं, कोई बहुत बड़ा आदमी अगर आप अमेरिका के संदर्भ में देखें तो अमेरिका के टॉप 10 में भी ये नहीं आता है। मेरे ख्याल से टॉप 50 में भी ये नहीं है। ये तो राष्ट्रपति हो गया, एक अलग बात है। तो ये उस वेनेजुएला के जो कुएं हैं वहां पे जो अमेरिकन कंपनियां जाएंगी, उसमें ये अपने परिवार के, अपने खानदान के लिए, अपने लौंडे के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भतीजों के लिए, ये वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने परिवार की करवाना चाहता है। ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा है कि कैसे हमारा परिवार हमारे मरने के बाद को फले फूले। ये अपने उस पर केंद्रित हो गया। इसका अमेरिका इसके एजेंडे में है ही नहीं। अन्यथा ये जो कुछ ये कर रहा है, चलिए यहाँ पे हिंदुस्तान में हम लोग किसी और वजह से कह सकते हैं, कोई और देश चीन इसको जो है किसी और वजह से इसकी आलोचना कर सकता है। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, जो बिजनेस के जानकार हैं, जो सामरिक नीतियों के जानकार हैं, वो सब लोग इसको गाली दे रहे हैं। और आज तो इसने एक और बड़ा बेहुदा काम किया है। आज इसने वो जहाज अपना निकाल लिया जो परमाणु हथियारों से लैस है, परमाणु हमले करने की क्षमता रखता है, उसको निकाल के उसकी परेड करा रहा है। किसको डरा रहे हो? हुँ, पूरी दुनिया को डरा रहे हो तुम। कि अब ये जहाज भी निकाल लिया मैंने, देखे किस पे चलाता है। और जो खुमैनी ने इसको जवाब दिया है, जवाब तो उसने मर्दाना हुँ, दिया है इसको। हुँ, उसने कहा कि तुम कि हल्का मत समझना, मैं तुम्हारे सब नाश कर दूंगा जो अगल बगल तुम्हारे अड्डे हैं। और दर्शक एक बात गौर करें, इस डोनाल्ड ट्रंप की औकात और इसकी ताकत जरा समझिए। ये वेनेजुएला तो 3 करोड़ का देश था, छोटा-मोटा देश, तबाह था, लुटा-पिटा था। वहां तो इसने कब्जा कर लिया। ये धमकी तो रोज दे रहा है ईरान के लिए, धमकी ये रोज दे रहा है। लेकिन ये वहां पे कुछ कर क्यों नहीं रहा है? मनीष जी क्या लगता है आपको क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, ये बहुत दिनों से नहीं कर रहा है। आज से थोड़ी धमकी दे रहा है ईरान को ये। ईरान को तो कई सालों से धमकी दे रहा है, ऐसे ही धमकी। ये नहीं कर क्यों नहीं रहा है? ये कर क्यों नहीं रहा, जरा ये अभी एक भेद खोलता हूँ। ये केवल इंतजार कर रहा है। ये केवल इंतजार कर रहा है कि इजराइल आ जाए। ये कूद इजराइल के दम पे रहा है। ये अब अकेले दम पे ईरान से लड़ने की इसकी औकात नहीं है। ईरान के हुँ, जितने राष्ट्रपति और फलाने ढिमाके मारे गए, जिस दिन मैंने बताया था कि 30 से ज्यादा उसके जो बड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, 12 उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, उसका राष्ट्रपति मारा गया। उन सारी हत्याओं का जिम्मा इजराइल के ऊपर है। ईरान भी कहता है कि इजराइल ने मारा। ये कुछ नहीं खोल पाया। तो ये अच्छे से जानता है कि जब तक इजराइल नहीं आएगा तब तक मैं जूते खाऊंगा वहां पे, जैसे मैंने वियतनाम में जूते खाए थे, जैसे अफगानिस्तान में जूते खाए थे। तो ये रोज रोज उल्टी सीधी बातें तो कर रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि अभी इजराइल कुछ बोल नहीं रहा है। इजराइल का अपना एजेंडा होगा। इजराइल अपने टाइम से इंतजार कर रहा होगा। इजराइल का क्या एजेंडा है ये तो वही जानता होगा, बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक इजराइल नहीं कूदेगा ईरान में, तब तक इसकी औकात नहीं कि अकेला जाके फाट पड़े वहां पर, नहीं जाएगा ये डराने धमकाने की बातें करेगा इसी तरह की। और इसी बात को समझते हुए संभवतः खामनेई ने आज इसको जूते जैसा जवाब दिया। और खामनेई ने जो जवाब दिया है, खामनेई के जवाब के बाद तो इसको टूट पड़ना चाहिए था। लेकिन ये बैठा हुआ इसकी जरा वो देखिए जो क्लिपिंग चल रही है कि एक तरफ कह रहा है कि अब हमको लगता है कि हमको हमला करना पड़ेगा, फिर कह रहा है नहीं नहीं, उधर मीटिंग की भी बात चल रही है। मीटिंग की बात चल रही है, हमला करना चाहिए, तुम तय तय करो। तो ये केवल टाइम खरीद रहा है, टाइम पास कर रहा है कि किसी तरह से इजराइल यहाँ पे आ जाए। और इजराइल अभी इंतजार कर रहा है। इजराइल इसके नीचता से अच्छे से परिचित है। इजराइल कोई बड़ा इसका गुलाम नहीं है, वो अपने मन का राजा है। उसके मन में क्या है ये वही जानता है। और ये बैठा इंतजार कर रहा है कि क्या करना है। बाकी इसकी औकात, आज आज जो मैंने कहा ना, आज जो प्रधानमंत्री मोदी की जर्मन के चांसलर से मुलाकात हुई है, ये इससे मत देखिए कि जर्मन का चांसलर आया मोदी से मिला, उसके साथ उसका परिणाम क्या है। और मैं फिर कह रहा हूँ वो जो 19 समझौते हैं, वो 19 समझौते नहीं, वो 19 तमाचे हैं जो दोनों लोगों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के गाल पे मारे हैं। यही तो कह रहा है दुनिया भर से कि भारत के साथ कोई बिजनेस मत करो। तो ये 19 समझौतों के साथ दोनों देशों ने जवाब दिया है उसको। तो अभी और तिल मिलाएगा। अभी 500 का नहीं करेगा, 1500% लगाएगा टैरिफ। लगाते रहो। उस टैरिफ का नतीजा क्या है कि हिंदुस्तान का पिछले साल की तुलना में
करीब-करीब 5-6% एक्सपोर्ट बढ़ा है और अभी अगले जो छमाही खत्म होगी, ये अगले जो 4 महीने खत्म होंगे, ये और ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आएगा आपको।